हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारत ने एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया। आप सब देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इससे जुड़ा हुआ ये डेट है। 100% आपको आगे के जो भी एग्जाम है उनमें इस तरीके के दिवस पूछे जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होंगे। तो ये 16 जुलाई को मनाया जाता है भारत में। 16 जुलाई आपको ध्यान रखना है, एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को पूरे भारत में एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज लगा मुझे ये, इसलिए मैंने इसको प्रमुख रूप से ऐड किया। जुलाई मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट डे है जीएसटी दिवस। ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए डे भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को होता है विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार भारत के एग्जाम्स में, यूएसए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 5 जुलाई को मनाया जाता है, या जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है ये। तो इस बार फर्स्ट सैटरडे 5 जुलाई को था, तो इसलिए ये 5 जुलाई को मनाया गया। विश्व जूनोसिस दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टेट सीटेट जैसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुलिस के एग्जाम कांस्टेबल में भी पूछा जाता है ये, और भी एग्जाम्स में ग्रुप डी वगैरह में खूब पूछा जाता है ये विश्व जनसंख्या दिवस वाला क्वेश्चन। तो ये 11 जुलाई ध्यान रखना है। पेपर बैग दिवस या मलाला दिवस ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। एआई प्रशंसा दिवस अभी हमने आपको बताया 16 जुलाई को। इसी के साथ 16 जुलाई को ही विश्व सर्प दिवस भी मनाया जाता है। 17 जुलाई को होता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आपके एग्जाम के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और 18 जुलाई को ही तमिलनाडु दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने कहाँ शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन का नाम है प्रचंड शक्ति, इसका आयोजन किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया है प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारत की सेना में भारत के बने हुए हथियारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो और आधुनिकता को इन्वॉल्व किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के तकनीकी समावेशन वर्ष का हिस्सा बताया गया है। तकनीकी समावेशन वर्ष मनाया गया था भारतीय सेना के द्वारा 2024 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारतीय सेना की राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित खड़ग कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में प्रचंड शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में सेना ने ड्रोन, एआई सिस्टम, लाइटिंग, हथियार जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों को सैन्य संरचनाओं में शामिल करना और विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रचंड शक्ति। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरिट में मनाया गया है। यूपी के सभी एग्जाम के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है, और सीधे सीधे यूपी भी पूछा जा सकता है कि प्रचंड शक्ति अभ्यास किस राज्य में मनाया गया, तो ये यूपी में मनाया गया, यूपी के मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में एलआईसी के नए एमडी और सीईओ कौन बने। खूब पूछा जाता है एलआईसी के एमडी और सीईओ से क्वेश्चन। तो ये बने हैं आर दोराईस्वामी। वर्तमान में एलआईसी के एमडी और सीईओ हैं आर दोराईस्वामी। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं आर दोराईस्वामी। ये 3 साल तक, और इनकी उम्र 62 वर्ष नहीं हो जाती तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। 14 जुलाई को इनका अपॉइंट हुआ है। एलआईसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलआईसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम में। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं इसको। इसकी स्थापना वर्ष भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्वामित्व इसका भारत सरकार के पास है। भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है ये। एलआईसी का नारा है योगक्षेम वहायम, तो इसका अर्थ होता है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके टैग पे भी आप देख सकते हैं योगक्षेम वहायम, ये एलआईसी का नारा है। इसकी एक टैगलाइन और चलती है, आपने देखा होगा जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इस तरीके की टैगलाइन है वो भी है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में फौजा सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे। तो फौजा सिंह ये 114 वर्ष में इनका निधन हुआ है। ये एक धावक थे। कोई व्यक्ति 114 वर्ष में भी धावक की उपाधि लिए हुए तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहे। इनका निधन हुआ उस टाइम भी काफ़ी इनका अच्छे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा, तो ये ध्यान रखना है फौजा सिंह का नाम।
और भी कुछ फेमस पर्सनैलिटी के अभी हाल ही में निधन हुए हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस हैं धर्मेंद्र आप सब जानते होंगे, बॉलीवुड के हीमैन कहे जाते थे। तो क्वेश्चन आपसे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, पूछा जाएगा कि बॉलीवुड के हीमैन के नाम से प्रख्यात अभिनेता का अभी हाल ही में निधन हुआ, किस का? तो इस तरीके से धर्मेंद्र आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इनकी एक बार अफवाह उड़ गई थी, इनका निधन भी नहीं हुआ था, लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने, बड़े बड़े एंकरों ने चला दिया था कि धर्मेंद्र जी का निधन हुआ, तब भी चर्चा में रहे थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा इनके निधन को लेकर हाईलाइट बनाई हुई थी न्यूज़पेपर में। लेकिन 24 नवंबर को इनका निधन हो गया। तो ये 24 नवंबर डेट भी ध्यान रखनी है, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये 2 बार इनकी अफवाह उड़ गई थी मृत्यु की, ध्यान रखिएगा। सुलक्षणा पंडित, ये एक वरिष्ठ अभिनेत्री और गायिका थी, इनका भी नवंबर 2025 में निधन हुआ। गोवर्धन असरानी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, 16 फिल्म में इनका किरदार था, काफ़ी महत्वपूर्ण हास्य कलाकार थे, इनका भी अक्टूबर 2025 में निधन हुआ। पंकज धीर, ये टीवी और फिल्म अभिनेता, महाभारत में इन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई थी, इनका 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। जुबिन गर्ग, इनकी मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है, जांचें चल रही हैं। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि जुबिन गर्ग का मतलब निधन नहीं हुआ है हार्ट अटैक से, बल्कि इनका मर्डर हुआ है। इस तरीके से जुबिन गर्ग नाम आप प्रमुख तौर पर ध्यान रखें। धर्मेंद्र और जुबिन गर्ग 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये लोग प्रिय गायक थे, असम के थे, इनका भी 19 सितंबर 2025 को निधन हुआ। पीयूष पांडे, ये मशहूर विज्ञापन जगत के दिग्गज थे, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था, ये इनका भी निधन हुआ। तो ये नाम आपको मैंने ऐड कर दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? तो भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम के याकटेन जगह पर हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल है सिक्किम की गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम के बारे में अक्सर अगर पूछा जाता है, देखिए आपका यूपीएसआई का एग्जाम है, तो यहाँ पर देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। 16 मई 1975 में ये भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ था और इसी जनमत संग्रह के आधार पर इसको शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर राजाशाही शासन था, वो खत्म हो गया था। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 16 मई 1975 में भारत में सिक्किम शामिल हुआ था। और भारत का मतलब जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ये भी पूछा जाता है, खूब क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और गोवा के बाद सबसे छोटा है क्षेत्रफल में भी। क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है, लेकिन दूसरे नंबर पर सिक्किम। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिक्किम से जो है वो है, दुनिया की तीसरे सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो सिक्किम में ही है, कंचनजंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमुख रूप से खूब पूछी जाती है एग्जाम में। और यहाँ की प्रमुख नदी है तीस्ता, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और राजधानी भी खूब पूछी जाती है, गंगटोक है ये सिक्किम की। ये सिक्किम से जुड़े हुए जो पॉइंट मैंने बताए, ये बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज भी आपको करने हैं। ये सिक्किम से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम घोषित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क जारी किया है। सिक्किम के सोरेन जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहकों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया। ये बहुत अच्छी पहल है, कचरा बैग ले जाना अनिवार्य है, जो भी पर्यटक वाहन है, जो भी पर्यटक घूमते हैं उन सब के लिए। कितनी अच्छी पहल है पर्यावरण के पर्पज से। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया जाता है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया जाता है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो वर्ष 2025 में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। तो ये फर्स्ट टाइम शुरू की गई, तो इस तरीके के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस भारत में शुरू की गई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। ये जो भारत की दुनिया में पहली डिजिटल ज्ञान लाइब्रेरी शुरू की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की, तो ये भारत ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये बिट्स प्लानी जो संगठन है, इसके द्वारा घोषणा की गई है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI+ कैंपस स्थापित होगा। यह नया परिसर AI और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा और 2027 से यहाँ पर
एडमिशन शुरू हो जाएंगे। 1000 करोड़ के निवेश के साथ यह परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ है? तो ये अमरावती में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NC सोजन ने इटली के लिग्नानो मीट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? तो ये खिलाड़ी हैं NC सोज, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, और ये इटली में प्रतियोगिता हुई है लिग्नानो मीट, इसमें इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है? लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है हॉकी झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने उड़ीसा को हराया 1 जोड़ी से, और ये 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जो कि हॉकी झारखंड के द्वारा जीत ली गई। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ISA की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये बैठक आयोजित हुई है कोलंबो में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वें क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो में आयोजित हुई। इसमें फोकस रहा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, सीमा पार सौर अंतर संबंध और उभरती स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को देखना। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भारत के शहर गुरुग्राम में है। खूब पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ISA इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस का हेडक्वार्टर बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये गुरुग्राम में, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी स्थापना भी ध्यान रखनी है 10 वर्ष पहले, वर्ष 2015 में 30 नवंबर को हुई थी। और इसके मतलब अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। तो ये 3 पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो ये शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी। इनको वर्ष 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन ये पुरस्कार 2024 वर्ष का दिया गया है। तो यह ध्यान रखना है, पुरस्कार वर्ष 2024 प्रदान किया गया 2025 में। विजेता रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। पुरस्कार प्रदान करता थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। स्थान के और अवसर क्या था? कटक में, उड़ीसा के कटक में ये प्रदान किया गया, उड़ीसा के आदिकवि सरला दास की जयंती समारोह के दौरान। पुरस्कार का कारण भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और शैक्षिक सुधार में उनके योगदान के लिए। शिक्षा मंत्री हैं अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इनको दिया गया है। पूछा जाता है ये कलिंग रत्न पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कहाँ भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ? तो ये एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन जुलाई 2025 में असम में हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहाँ तक पहुँच गई है साइंस। मक्खियों के मस्तिष्क में एक उपकरण लगा दिया जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा अपने हिसाब से। तो ये चीन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया? चीन ने बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है। यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का ऐसा उपकरण है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम द्वारा ये विकसित यह डिवाइस है, मधुमक्खियों को या साइबोर्ग यानी अर्ध यांत्रिक जीव में बदल देगा। आधा वो इलेक्ट्रिक जीव हो जाएगा। उसको किस तरीके से क्या नियंत्रित करना है, एक तरीके से ड्रोन की तरह समझ सकते हैं आप। तो वो अर्ध यांत्रिक जीव बन जाएगा, जिन्हें सैन्य अभियानों या आपातकालीन राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आविष्कार ऐसे कामों में कीड़ों के उपयोग की नई संभावना खोलता है जिन्हें मनुष्य या मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये दुनिया का सबसे हल्का मतलब डिवाइस होगा जो माइंड में लगाया जाएगा, चीन के द्वारा विकसित किया गया मधुमक्खियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य ने मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू की? तो मंडोवी नदी ये गोवा में है, इस पर रो फेरी सेवा शुरू की गई है गोवा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ इसका फुल फॉर्म है, फेरी सेवा का शुभारंभ किया। इस नदी सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी। पूछ लिया जाए कि मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा के तहत कौन सी आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी, तो गंगोत्री और द्वारका इनका नाम है।
जो चाराओ द्वीप और रिबंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएंगी। यह कदम न केवल दैनिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि गोवा के जल परिवहन और पर्यटन को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है, फेरियों का, गंगोत्री और द्वारका। ये रो फेरी सेवा के तहत मंडोवी नदी पर चलेंगी गोवा में। गोवा के बारे में आप ध्यान रखिए, कैपिटल पणजी है, प्रमोद सावंत सीएम है और अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये गोवा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट है। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिल चुका है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया था। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को सम्मानित किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपी के एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग को गोवा सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कहाँ 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ। यह केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने और राष्ट्रव्यापी पहल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 में किस आईआईएम ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र, इसका नाम है ज्ञानोदय, इसका शुभारंभ किया है? तो ज्ञानोदय नामक नवाचार केंद्र जो कि एक शिक्षा से संबंधित है, इसका शुभारंभ आईआईटी कोझिकोड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड ने प्रबंधन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और ज्ञान के प्रसार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल की शुरुआत की, जिसका नाम ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र है। यह केंद्र शिक्षण के पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर प्रबंधन शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये आईआईएम कोझिकोड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता? मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक मैदानी गोल किया था, उसी गोल के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार दिया गया है इनको, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार विश्व भर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्राप्त किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार में। महाराष्ट्र सरकार ने अब पशुधन और मुर्गी पालन को एग्रीकल्चर में डाल दिया है, पहले ये एग्रीकल्चर में नहीं थी, और एग्रीकल्चर में जो चीज़ें होती हैं उन पर टैक्स फ्री हो जाती हैं, इस तरीके से ये लाभ है इसका, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है? तो ब्रिटेन में मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन में अब वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष हो गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब 16 से और 17 साल के युवा भी अगले आम चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। इससे पहले 16-17 साल के युवा केवल स्कॉटलैंड और वेल्स में कुछ चुनावों में वोट डाल सकते थे ब्रिटेन के, लेकिन अब वे पूरे ब्रिटेन में स्थानीय क्षेत्रीय आम चुनावों में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र। तो भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। पहले ये उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन यह 1989 में संविधान में 61वें संशोधन के तहत, खूब पूछा जाता है कि संविधान की किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1989 में हुआ है। तो ये पॉइंट मैंने वही ऐड किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत में अभी वर्तमान में आयु मतलब वोट डालने की आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन के तहत घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। इस आयु सीमा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनावों में मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मतदान का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मतदान का अधिकार किस तरीके का अधिकार है, तो ये एक वैधानिक अधिकार है। मतदान के लिए आयु सीमा के साथ साथ मतदाता सूची में पंजीकरण भी आवश्यक होता है भारत में, इसलिए 18 वर्ष पूरे होने के बाद मतदाता पंजीकरण कराना जरूरी है। अभी तो भारत में SIR चल रहा है, आप सब जानते हैं, उसके बारे में अगर आप कहें तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से SIR का क्या है।
कितने परेशान हैं बीएलओ लोग, कितनी यार खबरें आ रही हैं किस बीएलओ की, कितनी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो SIR पे आपको एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर दूंगा। तो ये ध्यान रखना है, मतदान करने की भारत में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। उसी के साथ साथ मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, तभी मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतदान सूची में नाम नहीं हो, आप 18 वर्ष के हुए वोट डालने चले गए, ऐसे नहीं मिलेगा अधिकार। और ये एक वैधानिक अधिकार है। वर्तमान में 18 वर्ष है भारत में, अनुच्छेद 326 में ये प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? तो ये आकाश प्राइम नाम की स्वदेश में विकसित की गई वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका सफल परीक्षण जुलाई 2025 में लद्दाख में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये भारत 26वें स्थान पर रहा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत 26वें स्थान पर रहा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, देखिए इंटरनेट का ज़माना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 में भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली, जिसका नाम है कैराइकल, कहाँ देखा गया? तो दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली, इसका नाम है कैराइकल। नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 20 वर्षों बाद मध्य प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी में देखी गई है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 20 वर्षों बाद ये देखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली, जिसका नाम है कैराइकल, जो 20 वर्षों बाद जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में कैमरे में कैद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? तो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया ये गुजरात में शुरू की गई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, आनुवंशिक अनुसंधान के माध्यम से रोगों की प्रारंभिक पहचान करना और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना। ये जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इसके तहत आदिवासियों को लाभ दिया जाएगा, उनमें चिकित्सा का विशेष तौर पर लाभ हो, उन पर कोई आनुवंशिक बीमारी है तो उनका पहले ही परीक्षण करके पता लगाया जा सके और उनका पहले ही समाधान किया जा सके। गुजरात ने शुरू की है ये जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को खसरा रूबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे? तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 लाख टीके भारत ने बोलिविया को भेजे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया को चिकित्सा आपूर्ति के साथ साथ खसरा रूबेला टीकों की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे रणधीर जायसवाल ने दी थी 17 जुलाई 2025 को, तो ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जोनास मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कालकल ने कौन सा पदक जीता? तो सुजीत कालकल कुश्ती के प्लेयर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए। तो ये प्रतियोगिता हुई बुडापेस्ट में। इस प्रतियोगिता का नाम है पोलाक इमरे और वर्गा जोनास मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट। इसमें 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेले सुजीत कालकल और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। जुलाई 2025 में भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो ये चांदीपुर में किया है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। भारत ने अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शन करते हुए 17 जुलाई 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में परमाणु क्षमता से युक्त पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तहत किए गए, जिनमें सभी परिचालन मानकों को सफलतापूर्वक पुष्टि हुई और देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को मजबूती मिली। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की ऐड कर दी गई है। आपको जब भी PDF मिले आप इस इन्फॉर्मेशन को जरूर अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूलिया सिवरेंडेका को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो यूलिया सिवरेंडेका यूक्रेन की प्रधानमंत्री नामित हुई हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूक्रेन की वर्तमान प्रधानमंत्री पूछी जाए तो यूलिया सिवरेंडेका आपको राइट आंसर करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आप जानते ही हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर BYD-1 लॉन्च की? तो ये BYD-1 IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई है, जो सबसे हल्की व्हीलचेयर बताई जा रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है? तो रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब बिहार ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार की रग्बी टीम ने देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बॉयज खिताब जीतकर एक रोमांचक मुकाबले में ओडिशा को 17-15 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रोनोल्ड्स, इन दोनों व्यक्तियों को 2025 का संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने समाज में निम्न वर्ग के लोगों के लिए कुछ उत्थान के लिए कार्य करते हैं और निम्न वर्ग से ही आते हैं और जीवन में उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के लिए कुछ बड़ा काम किया होता है, ध्यान रखना है। और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रहे थे नेल्सन मंडेला, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला पहला दुनिया का एआई मॉडल विकसित किया है? तो पहला दुनिया का एआई मॉडल इस तरीके का आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया? ऑपरेशन जीवन ज्योति पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जुलाई 2025 में किस राज्य में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? तो भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट जो पहली बार आयोजित की गई है, ये बिहार राज्य ने आयोजित की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। जुलाई 2025 में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हुआ। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। 2 दिन का यह सम्मेलन विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विशेष पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित रहा? ये नशा मुक्त युवा विशेष पर, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। महिला स्वास्थ्य और कल्याण को सरकारी कार्यस्थलों पर बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन विधिक कार्य विभाग ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया। यह अपने तरह का पहला फिटनेस और वेलनेस स्पेस है जिसे विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया। महिला आरोग्य कक्ष नई दिल्ली में स्थापित हुआ। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? तो ये अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया था, जब भारत में उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था और मतलब भारत के नागरिकों को, आम नागरिकों को कई को मार दिया था। उसके बाद ही अमेरिका ने इस TRF संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द रजिस्टर्ड फ्रंट इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हमने पूछा था, वर्ष 2025 में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खुला? तो ये पंजाब के फाजिलका में खुला था। ऑप्शन बी राइट आंसर था इसका। आज का आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।